हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? हम लोग क्लास 6 सिविक्स, जो कि नागरिक शास्त्र भी बोलते हैं, आर्थिक और सामाजिक जीवन भी बोलते हैं, इस बुक का जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है लेन देन का बदलता स्वरूप। तो हमें बच्चों इसमें क्या पढ़ना है? लेन देन का बदलता स्वरूप। अब ये लेन देन का बदलता स्वरूप कहने का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो बच्चों हम लोग ये समझेंगे कि लेन देन कहते किसे हैं। यानी कि मान लीजिए लेन का मतलब क्या हुआ? लेना, और देन का मतलब देना। यानी कि एक ऐसा काम, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें चीज़ों को, और हम लोग लेंगे देंगे क्या? तो सामान खरीदेंगे बेचेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सामान का क्या होता है? लेन देन होता है। यानी कि एक व्यक्ति खरीदता है, दूसरा व्यक्ति क्या करता है? उसको बेचता है। तो ये जो प्रक्रिया चलन में है उसको क्या बोलते हैं? लेन देन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लेन देन। जैसे मान सोच करके देखिए कि अगर आपको कोई सामान खरीदना है तो आप कहाँ पे जाइएगा? मार्केट में जाइएगा या फिर कोई दुकान में जाइएगा। तो वो दुकान वाला क्या करेगा? आपसे कुछ लेगा और उसके बदले आपको कुछ सामान देगा। ठीक है? या तो आप उसके बदले चावल दे सकते हो, उसके बदले उसको पैसा दे सकते हैं। ठीक है? तो ये जो प्रक्रिया है यही क्या कहलाता है? लेन देन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? लेन देन कहलाता है। अब इसमें क्या पढ़ना है कि इसका लेन देन का बदलता स्वरूप, यानी कि बदलता स्वरूप कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले कुछ और तरीके से लेन देन होता था और अब इसमें क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। यानी कि अब दूसरे तरीके से लेन देन अगर हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि लेन देन का जो स्वरूप है वो क्या हो रहा है? बदल रहा है। जैसे अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे ले तो पहले का जो व्यक्ति था, जब पैसा सिक्का जो भी बोले, मुद्रा का प्रचलन नहीं था। मुद्रा मतलब भारत का मुद्रा क्या है? भारत का मुद्रा अगर आपसे पूछे तो भारत का मुद्रा है रुपया। ठीक है? तो अगर जब रुपये का मतलब प्रचलन नहीं था, मतलब जब मुद्रा प्रचलन में नहीं थी, तब क्या होता था? तभी तो लोग एक जगह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लेन देन करता था, सामान खरीद बिक्री करता था। तो वो क्या होता था? उसको वस्तु विनिमय विनिमय प्रणाली बोलते थे। लेकिन जैसे जैसे सिक्का आ गया, नोट आ गया, मुद्रा का प्रचलन हो गया, तो ये जो प्रक्रिया है वो बदल गया। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में, और आज तो क्या हो गया है? ऑनलाइन पेमेंट हो गया। यानी कि अगर आप कुछ सामान खरीदिए और उसका एक QR कोड होता है, उसको स्कैन करके आप ऑनलाइन भी क्या कर सकते हैं? पैसे को पे कर सकते हैं। तो एक तरीके से देखें तो हमारा जो लेन देन है वो प्राचीन समय से लेकर के आज का जो समय है इसमें बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। तो इन्हीं सब चीज़ों को एनालाइज करेंगे, इन्हीं सब चीज़ों को इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को और पढ़ना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे न्यू है, वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है? तो आइए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत बच्चों हम लोग एक कहानी से करेंगे। और हम लोग देखें कि ये पूरे बुक में जो भी चैप्टर है उसकी शुरुआत एक कहानी के थ्रू किया जाता है, जिससे कि आपको पढ़ने में मजा आए, मतलब जो चीज़ें हैं वो आसानी से समझ में आए। तो देखो क्या करा है कि जैसे ही सुबह के 4 बजे घड़ी बजी, मतलब जब 4 बजा तो घड़ी में अलार्म बजना शुरू हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि एक मतलब कुछ बच्चे हैं, जैसे जिसका क्या नाम है? अंकिता। क्या नाम है? अभिषेक और अंकिता, ये दोनों क्या है? भाई बहन है। ठीक है? अब देखो ये कहाँ पे रहते हैं? तो ये रहते हैं शहर में। पहले ये बात समझो, ये कहाँ पे रहते हैं? शहर में। अपने मम्मी पापा के साथ कहाँ रहते हैं? शहर में रहते हैं। जिनका क्या नाम है? भाई जो है उसका नाम अभिषेक है और बहन है उसका जो नाम है वो क्या है? अंकिता है। ठीक है? अब सभी लोग घर जाने की तैयारी कर रहे थे। घर मतलब गांव जाने की तैयारी कर रहे थे। कहाँ जाने की? गांव जाने की ये लोग तैयारी कर रहे थे। तो जैसे ही सुबह का 4 बजता है तो अलार्म की आवाज़ सुनते ही अभिषेक जग गया और उसने अपनी छोटी बहन अंकिता को उठाया। घर के बाकी लोग भी उठ गए और अभिषेक और अंकिता दोनों बहुत खुश थे। ये दोनों क्यों खुश थे? क्योंकि इनको कहाँ जाना था? शहर से गांव। क्योंकि ये शहर में रह करके अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तो ये कहाँ पे जा रहे थे? आज गाँव जाने वाले थे। ठीक है? तो इसलिए दोनों लोग खुश थे। अब क्या करें कि कई साल बाद वे अपनी गाँव चकरी जा रहे थे। और इनका गाँव क्या था? उनका गाँव का क्या नाम था? चकरी। इनके गाँव का क्या नाम था? चकरी, जो सिवान जिले में है। तो ये चकरी जो गांव है वो कहाँ पे है? सिवान जिले में है। ठीक है? अब क्या करें कि गांव पहुंचते ही शाम हो गई। यानी कि ये लोग सुबह चले और गांव जो है वो पहुंचते पहुंचते क्या हो जाता है? शाम हो जाता है। सभी काफ़ी थक गए। काफ़ी जो है वो सभी लोग थक गए थे और अभिषेक और अंकिता जल्दी ही खा पी कर सो गए। ठीक है? अब गांव में आप लोग देखिएगा कि गांव के जो लोग होते हैं वो बहुत जल्दी, मतलब अगर देखिए तो 8-9 बजते बजते सभी लोग खाना खा लेते हैं और खा करके सोने चले जाते हैं। ठीक है? और शहरों में तो अगर ऐसा देखा जाए
तो जो शहर के लोग होते हैं वो 12 बजे तक ऐसे ही गप्पे लड़ाते रहते हैं, मतलब 12 बजे तक ही जगे रहते हैं। लेकिन गांव के जो लोग होते हैं ये अपना काम धाम करते रहते, थके हुए रहते, तो अपना खाना खाए 8-9 बजे तक सो जाते हैं। तो यही लोग भी यहाँ पे गए और खा पी करके सो गए। सुबह अंकिता की आँख खुली तो उसने देखा कि उसकी दादी एक महिला से दही ले रही थी। यानी कि जब सुबह गाँव में जब सोई हुई थी तब ये क्या हुआ कि अंकिता सुबह उठी तो वो देखती है क्या कि इसकी जो दादी है वो क्या ले रही थी, दही ले रही थी। और किससे ले रही थी? एक महिला से ले रही थी। अब दही के बदले क्या करा कि दही लेने के बाद उन्होंने उस महिला को 2 किलो गेहूं दिया। कितना दिया? 2 केजी उनको गेहूं दे इनकी दादी। यानी कि अंकिता की जो दादी थी वो जो महिला दही बेच रही थी उसको क्या देती है? 2 केजी गेहूं देती है। यह देखकर उसे काफी आश्चर्य हुआ। किसको आश्चर्य हुआ? अंकिता को। क्यों? क्योंकि उसकी जो दादी थी वो दही के बदले क्या दे रही थी? गेहूं दे रही थी। क्या दे रही थी? दही के बदले गेहूं दे रही थी। तो अंकिता ये देख करके आश्चर्य हो गई कि अरे मुझे तो अगर कोई सामान खरीदना होता है तो हम तो पैसे देते हैं, क्योंकि अभी तक उसने पैसे से ही सामान खरीदते देखा था। शहरों में क्या होता है तो लोग पैसा अर्न करते हैं तो पैसे से सामान खरीदते हैं। तो ये देखी तो बोली कि अरे ये तो दही ले रही है और दे रही है गेहूं, जबकि मेरे पापा या फिर जो भी लोग शहर में ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब लेन देन करते हैं, वो कैसे करते हैं? तो पैसे में करते हैं। सुबह 10 बजे के आसपास जब अभिषेक घर के बरामदे में बैठकर पढ़ रहा था तभी उसका ध्यान भोपू की आवाज़ पर गया। भोपू की आवाज़ मतलब देखते होंगे कि जो मलाई आइसक्रीम बेचने वाला होता है वो अपने साइकिल पे क्या लगा लेता है? भोपू लगा लेता है। यहाँ पे आगे अगर देखिएगा तो भोपू इस टाइप का लगाए हुए रहता है और यहाँ पे पू 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 करते रहता है। तो ये इसका जो आवाज़ था ये सुन करके जो अभिषेक है उसके पास जा करके देखा कि साइकिल पर कोई आदमी जो है वो क्या बेच रहा था? आइसक्रीम बेच रहा था। ठीक है, साइकिल पे ये जो अभिषेक है वो क्या देखता है कि साइकिल पे क्या बिक रहा है? आइसक्रीम बिक रहा है। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है, बस इसको थोड़ा सा देखते जाओ, आपको सारी चीजें जो भी बातें हैं वो एकदम क्लियर होते चले जाएगी। कहानी के थ्रू समझते चलना है। ठीक है, अब देखो क्या करे कि बच्चे उसके चारों तरफ घेरे हुए थे। यानी कि जो साइकिल था, साइकिल पे जो व्यक्ति सामान लिए हुए था उसको जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे थे? चारों तरफ से घेरे हुए थे। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि जब गांव में कोई सामान आता है तो बच्चे आगे पीछे घूमने लगते हैं। तो किसी बच्चे के हाथ में गेहूं है तो कोई मकई लेकर आइसक्रीम ले रहा था। एक बच्चे को आइसक्रीम विक्रेता ने कहा कि 2 मुट्ठी गेहूं और लाओ तब आइसक्रीम मिलेगी। अभिषेक ने देखा कि आइसक्रीम वाला बच्चों से 100 ग्राम गेहूं लेकर एक आइसक्रीम दे रहा है। अभिषेक दौड़कर घर के अंदर गया और डलिया में अंदाज से 100 ग्राम गेहूं लेकर आइसक्रीम वाले को दिया। अब इससे क्या हुआ कि आइसक्रीम वाले ने उसे भी एक आइसक्रीम दे दी। कुछ देर बाद मूंगफली और सोनपापड़ी बेचने वाला आया। उससे अंकिता ने गेहूं के बदले कुछ मूंगफली और थोड़ा सोनपापड़ी खरीदा। अभिषेक और अंकिता को सामान खरीदने का यह तरीका जो है वो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ सामान खरीदने के लिए उसे किसी से पैसे नहीं मांगने की ज़रूरत पड़ रही थी और अनाज वो ले करके और क्या कर रहे थे? ये सामान को खरीद रहे थे। ठीक है, अब देखो क्या करा है कि उस दिन जब शाम को दोनों बच्चे अपने दादाजी के साथ, उसी दिन क्या हो रहा है कि जब शाम को दोनों बच्चे अपने दादाजी के साथ कहाँ जाते हैं? गांव के साप्ताहिक बाजार में जाते हैं। सबसे ये साप्ताहिक बाजार करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो बाजार है वो सप्ताह में एक बार लगता है। जैसे मान लीजिए शुक्रवार हो गया या फिर कोई बाजार शनिवार को लगता है, कोई बुधवार को लगता है। तो गाँव के जो लोग होते हैं, आसपास का जो गाँव होता है, वहाँ पे क्या होता है कि एक दिन डिसाइड हुआ रहता है, किसी दिन को सभी लोग अपना अपना सामान बेचने के लिए बाजार में आएंगे और यहाँ पे देखोगे तो एक मेला टाइप का लग जाता है, भीड़ लग जाता है उस दिन को। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये लोग साप्ताहिक बाजार में जाते हैं अपने दादाजी के साथ और यहाँ दादाजी ने सबसे पहले उनके लिए क्या खरीदा? कुछ जलेबियाँ खरीदी, कुछ स्टील के बर्तन और एक चादर खरीद कर घर लौटाए। यहाँ दादाजी ने सभी दुकानदारों को उनके वस्तुओं के बदले क्या दे रहे थे? पैसे दे रहे थे। जबकि घर पे इन बच्चों ने क्या देखा कि जो दादी हैं वो गेहूं दे रही हैं दही के बदले, या फिर जो आइसक्रीम बेचने वाला आया है या फिर मूंगफली या फिर सोनपापड़ी बेचने वाला आया है वो क्या दे रहा है? तो गेहूं से, यानी कि ऐसा बोला जाए गेहूं हो गया, मक्का हो गया या फिर चना हो गया, किसी भी, मतलब एक तरीके से बोले तो अनाज के बदले क्या दे रहा था? अनाज के बदले ये दे रहा था, सामान दे रहा था। जबकि दादाजी जब बाजार में गए तो ये क्या खरीद रहे थे? पैसे से खरीद रहे थे। जो सामान खरीद रहे थे उसके बदले वो पैसे दे रहे थे। घर लौटने पर अभिषेक ने दादाजी से कहा, क्या कहा कि दादाजी कितना अच्छा होता कि कोई सामान खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत ही नहीं होती, सिर्फ कोई सामान देकर ही विक्रेता से उसकी वस्तु खरीदी जा सकती। मुझे तो यह काफ़ी अच्छा लगता है। और जब वस्तुओं के माध्यम से किसी वस्तु की खरीद बिक्री की जाती है तो फिर बाजार से सामान खरीदने पर दुकानदारों को पैसे क्यों दिए जाते हैं? दादाजी ये बताइए। अब क्या करें कि यह सुनकर के दादाजी ने कहा कि बहुत पहले जब रुपयों और सिक्कों का चलन नहीं था। अब दादाजी बताते हैं कि देखो
जब बहुत पहले जब रुपये और सिक्कों का चलन नहीं था, मतलब रुपया और सिक्का नहीं चलता था, मतलब ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था, लोगों को पता ही नहीं था कि इस तरीके से हम लोग अपना लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, कि रुपया एक बना दिए, एक सिक्का बना दिया और उसी के माध्यम से हम लोग लेन देन करें, ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले नहीं था। और क्या करा कि एक समय था जब मनुष्य अपनी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति खेत से उपजा कर या इकट्ठा करके पूरा कर लेते थे। शेष आवश्यकताओं की पूर्ति वे वस्तुओं की अदला बदली के द्वारा करते थे। यानी कि ज़्यादातर देखा जाए तो अब अगर हम बात करें प्राचीन समय की, तो उस समय क्या था, मनुष्य की जो ज़रूरतें थी वो कम थी। जैसे आपको टीवी नहीं था उस समय, फ्रिज नहीं था, पंखा नहीं था, या फिर गाड़ियाँ नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब एकदम सिंपल, एकदम सामान्य था, साधारण था। लोग खाते पीते थे, बस यही शौक था कि खाना पीना है। और अब मतलब अनाज की आवश्यकता थी, तो अनाज लोग क्या करते थे, पहले खेतों में उपजा करके और अपना पूरा कर लेते थे। और बाकी मान लीजिए, और अगर ज़रूरत भी पड़े तो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती होगी, मान लीजिए अगर कुम्हार है, मतलब भोजन बनाने के लिए मिट्टी का बर्तन होता था। आज का स्टील और क्या बोलते हैं एल्युमिनियम का बर्तन नहीं था उस समय, तो उस समय के जो लोग थे वो मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते थे। तो अगर सोच करके देखो कि ये लोग तो अनाज पैदा कर रहे हैं, और कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जो मिट्टी का बर्तन ही सिर्फ क्या करेगा, मिट्टी का बर्तन बनाएगा। तो जो व्यक्ति मिट्टी का बर्तन बनाता था, तो ये लोग क्या करते थे कि अगर जो व्यक्ति अनाज उपजा रहा है तो उसको मिट्टी के बर्तन की आवश्यकता होगी, तो वो क्या करेगा कि अनाज यहाँ से उठाया अपना और ले जाकर के मिट्टी के बर्तन वाले को दिया और एक बर्तन खरीद लेकर के चला आया। तो इस तरीके से देखे तो इसके पास अनाज आ गया और इसका सामान चला गया इसके पास। तो ये जो प्रक्रिया थी वो बहुत पहले जो है वो चलता करता था। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि शेष आवश्यकताओं की पूर्ति वे वस्तुओं की अदला बदली के द्वारा करते थे। ठीक है, यदि एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि यदि लोहार खेती कार्य के लिए कुदाल या हल बनाता था, तो कोई किसान उसे अनाज देकर उससे खरीद लेता था। अभी हमने बताया कि जो व्यक्ति कोई दूसरा कार्य करता था, जैसे अगर कोई लोहार है, लोहे का कार्य करता है, औजार बनाता है, अब वो खेती तो करेगा नहीं, तो खेती नहीं करेगा तो वो खेती के उपकरण बनाएगा, खेती का सामान बनाएगा। जब वो सामान जिस खेती करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता होगी तो वो खरीदने जाएगा वहाँ पे। तो इसको क्या चाहिए, अनाज चाहिए खाने के लिए, और वो उसको क्या चाहिए, औजार चाहिए। तो अगर दोनों व्यक्ति की ज़रूरत है, ठीक है, तो क्या करेगा, जो व्यक्ति अनाज पैदा कर रहा है वो अनाज लेकर के जाएगा और सामान उससे खरीद लेगा। इसी प्रकार मान लो कि लोहार चमड़े की किसी वस्तु या चप्पल की आवश्यकता हो, तो वह चमड़कार से उस वस्तु को खरीदता है, इसके बदले वह उसे लोहे से निर्मित कोई वस्तु या कहीं से प्राप्त अनाज देता है। ठीक है, अब ये देखो, अनाज की मात्रा और वस्तुओं की संख्या का निर्धारण परंपरा या आपसी बातचीत से तय होता था। अब बात आती है कि अच्छा मान लीजिए ये कोई क्या बनाया, एक कोई कुदाल बनाया। ठीक है, मान लीजिए जो लोहार है वो क्या बनाता है, एक कोई कुदाल बनाता है। ठीक है, मान लीजिए ये इसका कुदाल है। ठीक है, अब ये अब ये जो इसका कुदाल है, इसको कोई खरीदने के लिए आया, मान लीजिए एक किसान आया, तो ये बोलेगा कि भाई ये मेरा कुदाल है, इसके बदले हम 10 केजी गेहूं लेंगे। क्या लेंगे, 10 केजी गेहूं लेंगे। तो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, अगर हम तो बगल वाले के पास गए थे तो हमको 8 केजी में ही दे रहा था। तो इस तरीके से बोलेगा कि अच्छा ये बढ़िया क्वालिटी का है तो हम तो 10 केजी से नीचे में नहीं देंगे। तो क्या बोलेगा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हमको 9 केजी में दे दो। तो ये बोलेगा अगर इसको अच्छा लगेगा तो ये दे देगा 9 केजी में। तो ये जो प्रक्रिया था ना, मतलब आपसी बातचीत से निर्धारण होता था कि क्या अनाज का क्या मात्रा होगा। ठीक है ना, कि कैसे अदला बदली होगा सामानों का। ये लोग क्या करते थे, आपस में बातचीत करके क्या करते थे, तय करते थे। और इस प्रणाली को क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, वस्तु विनिमय प्रणाली। अब ये वस्तु विनिमय प्रणाली क्या हुआ, वस्तु मतलब वस्तु से तो पता चल रहा है क्या कि वस्तु, एक तो वस्तु कोई सामान हो गया, और विनिमय मतलब लेन देन। विनिमय का मतलब क्या हुआ, लेन देन, मतलब जिसमें अदला बदली हो। विनिमय मतलब क्या होता है, अदला बदली भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो लेन देन जिसमें हो, वस्तुओं की जिसमें लेन देन हो, बदला बदली हो, वो क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो आई होप ये जो वस्तु विनिमय प्रणाली जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में कई कठिनाइयां थी। अब देखो ये जो प्रक्रिया है इसमें जाहिर सी बात है कि बहुत सारी समस्याएं आएंगी। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, जो प्राचीन समय के लोग वस्तु विनिमय प्रणाली के थ्रू अपना लेन देन करते थे, तो वो लोग मुद्रा की खोज क्यों किए, मतलब मुद्रा क्यों आया। ठीक है, मुद्रा लाने का क्या आवश्यकता पड़ा, इनमें कुछ ना कुछ कठिनाइयां रही होंगी वस्तु विनिमय प्रणाली की। जैसे
अगर देखो बाद में जब रुपयों का चलन शुरू हुआ तो लेन देन, वस्तुओं की खरीद बिक्री तथा व्यापार में काफ़ी सहूलियत होने लगी और इसी सहूलियत के लिए वस्तुओं की खरीद रुपयों के माध्यम से करना पसंद किया जाने लगा। ठीक है, अब देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली का डिफिनीशन दिया हुआ है, यानी कि उसका क्या बोलते हैं, आप देख सकते हैं। तो डिफिनीशन है उसका क्या, कि जब किसी वस्तु की खरीद बिक्री दूसरी वस्तु के माध्यम से किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। अब देखो क्या करा है कि यहाँ पे देखें, एक पिक्चर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सी समस्याओं का सामना इन लोगों को करना पड़ता था। जैसे अगर देखा जाए तो वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ, ठीक है, कठिनाइयाँ मतलब प्रॉब्लम्स। तो क्या करें कि मुझे आम के बदले गेहूं नहीं आलू चाहिए। मान लीजिए ये व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, इसका क्या है, आम का बगीचा है और इसके बगीचे में क्या होता है, आम फला हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है कि ये लेकर के चला घर से, माथे पे टोकरी उठाया आम का और बोला कि चलते हैं, हमको क्या चाहिए, आलू चाहिए। क्या चाहिए, आलू चाहिए। अब ये बाजार में आकर के लेकर के बैठ गया अपना टोकरी। अब ये एक व्यक्ति है, ठीक है, अब ये खोजेगा, ये जो आम वाला व्यक्ति है ये बाजार में घूमेगा और देखेगा कि भाई किसको आम चाहिए। पहले तो ये जो व्यक्ति है वो क्या ढूंढेगा, अपना ग्राहक ढूंढेगा। क्या ढूंढेगा, अपना ग्राहक। और ग्राहक वो भी कौन सा, कि जिसको आम चाहिए। मतलब बाजार में बहुत सारे व्यक्ति होंगे, मान लीजिए आप भी बाजार में जाते होंगे तो आपको कोई पर्टिकुलर सामान, जो कोई निश्चित सामान चाहिए वही खरीदते हैं, जितना सामान है वो तो नहीं खरीदते हैं, आपकी जो ज़रूरतें होती है वही खरीदते होंगे। तो मान लीजिए ये व्यक्ति आम लेकर के चला, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको आम नहीं चाहिए तो वो आम नहीं खरीदेगा। ठीक है, अब ये व्यक्ति तो पहला ढूंढेगा कि आम खरीदने वाला व्यक्ति चाहिए। ठीक है, दूसरा कि इसे चाहिए क्या था, वो आम को बदल करके क्या लाना चाहता था, आलू लाना चाहता था। क्या लाना चाहता था, आलू। लेकिन अगर ये आलू, तब ये क्या खोजेगा, इसको डबल मतलब संयोग चाहिए। क्या, पहला कि एक तो व्यक्ति ऐसा मिले जो आम चाहिए और दूसरा कि उसके पास आलू हो, तभी हम ले सकते हैं। तो मान लीजिए ये व्यक्ति है, ये आम लेकर के बैठा हुआ है और ये एक व्यक्ति इसको मिल गया, एक ग्राहक है जो इसको मिल गया, ये बोलता है कि मुझे आम चाहिए, इसके बदले मैं तुम्हें गेहूं दूंगा। अब देखो इसके चाहिए क्या था, आलू, लेकिन ये एक व्यक्ति जो है वो खरीदने वाला मिला, इसके पास गेहूं है। अब ये क्या करेगा, तो इससे इसका तो ट्रांजैक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके पास आम है, इसको आम चाहिए लेकिन इसको आलू चाहिए और इसके पास आलू नहीं है। तो सोच करके देखो कितना बड़ा मतलब टेंशन वाला ये काम था। मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, ट्रांजैक्शन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकर के बैठे हुए भाई खोजते रहे, आलू लेकर के कोई आएगा, मान लीजिए कोई आलू लेकर के नहीं आया बेचने वाला, तब क्या होगा, आपका ट्रांजैक्शन नहीं होगा, आप पूरे दिन आपका समय बर्बाद हुआ, आपका मतलब जो सामान चाहिए था वो भी नहीं मिला आपको। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो बहुत बड़ी समस्या थी जिसको वस्तु विनिमय प्रणाली था। ऊपर के चित्र से स्पष्ट है कि यदि किसी के पास गेहूं है और उसके बदले वो आम चाहता है तो उसे ऐसे व्यक्ति की खोज करनी होगी जिसके पास आम हो और उसके बदले गेहूं चाहता हो। लेकिन सामान्यतः इस प्रकार के दोहरे संयोग का अभाव होता है। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे एक और पिक्चर है, इसमें देखते हैं क्या है कि ये एक व्यक्ति जो है जो बर्तन बनाता है। तो क्या करें कि इस बर्तन का कितना कपड़ा दोगे, ये पूछ रहा है कि ये जो बर्तन हमने लिया है इस बर्तन के लिए तुम कितने, ये व्यक्ति है जो कपड़ा बेच रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें और मजा आएगा, क्या है कि ये व्यक्ति ये बोल रहा है कि ठीक है ये बर्तन जो है वो इसके बदले तुम कितना कपड़ा दोगे। तो ये बोलता है कि मैं 2 हाथ कपड़ा दूंगा। कितना दूंगा, हाथ से नाप करके, क्योंकि उस समय तो फित्ता था नहीं, टेप जिसको बोलते हैं, तो वो तो था नहीं, इंची टेप जो होता है नापने वाला, तो वो तो था नहीं, तो ये लोग हाथ से नापते थे। ठीक है, तो क्या करें कि भाई मैं ये जो बर्तन है ना इसके बदले मैं तुम्हें 2 हाथ कपड़ा दूंगा। ये बोलता है कि इस बर्तन के लिए मुझे दूसरे गांव में 4 हाथ कपड़ा मिल जाता है, तुम ये 2 हाथ की बात कर रहे हो, अपना कपड़ा ले जाओ। हमको तो दूसरे गांव में जब बेचने जाते हैं तो हमको 4 हाथ कपड़ा मिल जाता है। तो ये क्या बोलता है कि दूसरे गांव में तो मुझे 1 हाथ कपड़े के बदले 1 बर्तन मिलता है, यानी कि हम तो तुमको 2 हाथ दे रहे हैं लेकिन हमको 1 ही हाथ में 1 बर्तन मिल जाता है, ये बोल रहा है। अब देखो क्या हुआ कि पूरा एक दिन लग जाता है एक बर्तन बनाने में। ये क्या बोल रहा है कि भाई देखो एक बर्तन बनाने में मेरा पूरा दिन लग जाता है, इसकी मिट्टी भी दूर से लानी पड़ती है। तो ये क्या बोलता है कि मुझे भी तो पूरा 1 दिन लग जाता है 1 हाथ कपड़ा बनाने में। तो ये देखो एक तरीके से बोले तो बकझक होने लगता है। क्या बोलते हैं इसको, बकझक बोलते हैं, मतलब कचरा भी बोल सकते हैं कि भाई अपना अपना मतलब डिफेंड कर रहा है कि हम कैसे मतलब ज़्यादा फायदा उठा सकें। ठीक है, तो ये भी एक समस्या है।
अब देखो क्या हो रहा है कि पिछले चित्र में आप देख रहे हैं कि एक मटका बेचने वाले और एक कपड़ा बेचने वाले के बीच क्या हो रहा है, बहस हो रहा है। और वो बहस क्या हो रहा है कि वस्तु विनिमय में अक्सर चीज़ों के मोल जोल को लेकर खींचातानी होती रहती है और आपस में मूल्य तय करना आसान नहीं है। यदि बहुत सी वस्तुओं के बीच लेन देन होता है तो यह और भी कठिन हो जाता है। और यहाँ तो क्या है, एक टोकरी की अगर बात है तो टोकरी तो हमने कर लिया, लेकिन अगर बहुत सारी चीज़ों का अगर हमें लेन देन करना है तो सोच करके देखिए कितना मतलब मेहनत करना पड़ता होगा। अब देखो एक और संकट, एक और समस्या क्या है मतलब वस्तु विनिमय में, वो भी देखो। पिछले साल तुमने एक बकरी के बदले में 6 टोकरी अनाज दिया था। ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है जो अनाज पैदा करता है, ठीक है, और ये व्यक्ति है जो बकरी पालता है। अब इसकी कहानी समझते हैं। इसको समझने पे क्या है कि जो संकट है मतलब जो प्रॉब्लम्स है वो समझ में आ जाएगा वस्तु विनिमय का, मतलब सामान के बदले सामान का जो लेन देन होता है उसमें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं उनको इस पिक्चर के माध्यम से समझ में आएगा। अब देखो क्या है, ये सामान, इसको देखो, ये अनाज बेच रहा है और इसके पास बकरी है। अब इसको क्या चाहिए, बकरी चाहिए, इसको क्या चाहिए, बकरी चाहिए, और इसको क्या चाहिए, अनाज चाहिए। तो दोनों सहयोग तो मिल गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि ये क्या बोल रहा है कि पिछले साल तुमने एक बकरी के बदले 6 टोकरी अनाज दिया था। अब देखो क्या करें कि मेरे पास तो 3 ही टोकरी अनाज है। अब ये जो है वो आया था बकरी लेने, लेकिन इसके पास कितना टोकरी अनाज है, तो 3 टोकरी अनाज है। कितना टोकरी अनाज है, 3 टोकरी। अब ये बोल रहा है कि भाई मैंने पिछले साल तुमको जब बकरी दिया था तो उसके बदले तुमने 6 टोकरी अनाज दिया था। कितना दिया था, 6 टोकरी। लेकिन तो ये बोल रहा है कि भाई आज तो मेरे पास 3 ही टोकरी है तो मैं बकरी कैसे लूँगा। अब देखो क्या करें कि मुझे कुछ अनाज तो चाहिए, लेकिन 3 टोकरी अनाज तो केवल आधी बकरी के बराबर है। जाहिर सी बात है, 6 टोकरी में पूरा बकरी मिला था तो 3 टोकरी में कितना मिलना चाहिए, आधी बकरी मिलना चाहिए। पर बकरी तो आधा नहीं कर सकते, कुछ उपाय सोचते हैं। अब देखो ये बकरी को आधा आधा बांटना पड़ेगा कि ले भाई ये क्या बोलते हैं, 3 टोकरी का मूड़ी इधर से ले जाओ और पीछे से छोड़ देना, या फिर पीछे से ले जाओ, आधा आधा करना पड़ेगा। तो सोच करके देखो क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है कि ऊपर के चित्र में आप देख रहे हैं कि बकरी वाले को अपनी टोकरी के बदले 6 टोकरी आना चाहिए, लेकिन अनाज वाले के पास 3 टोकरी अनाज है। ऐसी स्थिति में वह बकरी को आधा नहीं कर सकता है। इसी प्रकार यदि वह शेष 3 टोकरी अनाज किसी अन्य से लेता है तो उन दोनों व्यक्तियों के बीच अपनी बकरी का विभाजन नहीं कर सकता। अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु विभाजन में कठिनाइयां हो सकती है। इसके अतिरिक्त वस्तु विनिमय प्रणाली में कुछ और कठिनाइयां हैं जिन्हें हम निम्न उदाहरणों के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे अगर बात करें कि वस्तु विनिमय प्रणाली में संचय अर्थात जमा करके रखने का काम केवल वस्तुओं के रूप में ही किया जा सकता है। सोच करके देखो कि आज मेरे पास धन है, रुपया पैसा है, मतलब बोले तो मेरे पास धन है, तो उस धन को लोग कैसे संचित करके रखते हैं। संचित करके रखना मतलब बचा करके रखना, सेव करके रखना, ठीक है, बचा कर रखना, ठीक है। तो ये लोग कैसे रखते हैं, बचा करके कैसे रखते हैं, या तो रुपया पैसा के फॉर्म में रखते हैं, या फिर सोना चांदी के फॉर्म में सोना खरीद लेंगे और उसको रख लेंगे, या फिर रुपया पैसा है तो लोग क्या कर देते हैं, बैंक में ले जा करके जमा कर देते हैं, ठीक है। तो सोच करके देखो जब उस समय मुद्रा का प्रचलन नहीं था, रुपया पैसा नहीं था, लोग तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना जो धन है वो संचित करके रखना चाहता है तो क्या कर सकता है कि वस्तुओं को अधिक दिनों तक संचय करने में सड़ने गलने का भय होता था। अगर मान के देखो कि मेरे पास अभी बहुत सारा पैसा है, ठीक है, बहुत सारा मतलब अनाज है, तो हम क्या चाहते हैं कि हम इसको संचित करके रखें, ठीक है। मान लीजिए कोई किसान है, जब फसल उपजाता है और इसको आगे दिनों तक बचा करके रखना चाहता है तो फसल तो उसका क्या हो जाएगा, मान लीजिए जो अनाज है वो सड़ जाएगा। लेकिन आज का किसान है, 2 एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, 2 एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, इसको समझना आसान होगा। पहले का जो किसान था, जब वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रक्रिया चलता था उस समय क्या था कि मान लीजिए ये किसान फसल उपजाता है, अब ये आने वाले समय के लिए ये इसका ये धन हुआ, मतलब ये जो अनाज इसके पास आया ये इसके लिए क्या है, धन है। अब इसको ये संचित करके रखना चाहते हैं तो कैसे रखेगा, या तो अनाज को ही एज इट इज रहने दे, या फिर अनाज के बदले कोई सामान खरीद ले। अब सामान खरीदेगा तो क्या खरीदेगा, मटका खरीद ले, मटका अगर खरीदना चाहता है, कपड़ा खरीदना चाहता है, और फिर अगर उस कपड़े को फिर ये ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो उसको बेचना पड़ेगा। तो एक तरीके से देखें तो वस्तुओं को उसे संचित करने की आवश्यकता पड़ती थी। अगर अनाज रखे तो सड़ गल जाएगा, जानवर रखेगा तो मर जाएगा,
मतलब रोग दुख हो गया तो क्या हो जाएगा, निपट गया, तो गया आपका जितना भी धन था वो सब का सब क्या हो गया, साफ हो गया। लेकिन आज का जो किसान है, अगर ये इसका अनाज जरूरत से ज़्यादा होता है, इसके पास जो धन आता है, इसको वो संचित करके कैसे रखेगा, तो अपना जो अनाज है वो ले जाएगा कहाँ पे, मार्केट में। मार्केट में ले जा करके पैसे से ये क्या कर देगा, बेच देगा, और उस पैसे को जब तक मन करे तब तक उसको सेव करके रख सकता है। लाएगा बैंक में ले जा करके क्या कर देगा, डिपॉजिट कर देगा, मतलब जमा कर देगा, और वहां से जब मन किया, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी उसका मन किया, कल 1 साल बाद, 2 साल बाद, कभी भी जब इसका मन किया, वो जाएगा बैंक से रुपया निकालेगा, उसके हाथ में आ जाएगा। सोच करके देखो कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। ठीक है, वही अगर वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं को अगर कोई संचित करके रखना चाहता है तो ये बहुत ही कठिन समस्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करें कि वस्तुओं को अधिक दिनों तक संचय करने में सड़ने गलने का भय होता है। यदि संचय गाय, घोड़ा, बकरी, मुर्गा आदि के रूप में किया जाए तो उनकी बीमारी के कारण या सामान्य मृत्यु हो जाए तो सारा संचित धन समाप्त हो जाएगा। अतः प्रणाली में संचय करना क्या होता है, कठिन होता है। इस प्रकार इस प्रणाली में संचित मूल्य या संपत्ति में जो वस्तु के रूप में होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती होंगी। अब सोच करके देखो कि कोई व्यक्ति अपना घर द्वार बेच करके दूसरी जगह रहना चाहता है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया ही हुआ है, इसको देख लेते हैं। तो क्या करें कि मान लो अविनाश क्या है, अविनाश का मकान कहाँ पे है, सहरसा में है। ठीक है, जिसे बेचकर वह पटना जाकर बसना चाहता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मकान का जो मूल्य, जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली में वो क्या करेगा, गाय से बेचेगा या फिर अनाज से बेचेगा के रूप में अगर प्राप्त होगा तो उसे पटना ले जाना काफ़ी कठिन होगा। अगर सोच करके देखो कि मान लीजिए इसका घर है, अब ये घर को चाहता है कि हम यहाँ से बेच दें और बेच करके हम पटना चले जाएँ। कहाँ चले जाएँ, पटना। ठीक, आज जो व्यक्ति है वो क्या करेगा, आज अपना बेचेगा, पैसा रुपया लेगा और मतलब रुपया लेगा और ये लेकर के पटना चलाएगा। और आज तो ऐसी व्यवस्था हो गई है कि ये क्या किया, डिजिटली लेन देन किया, बैंक में रुपया पैसा रखा और पटना आएगा, पटना अपने एटीएम से क्या कर लेगा, निकाल लेगा पैसा। उसको लाने में भी यानी कि चोरी और छीनने का भी डर नहीं रहे। लेकिन अगर सोच करके देखो जो प्राचीन समय में जब वस्तु विनिमय का लेन देन होता था, तो मान लीजिए इसका घर है, अब इसको ये क्या चाहता है, बेचना चाहता है। ठीक है, अब बेचेगा तो कैसे बेचेगा, कोई ना कोई वस्तु के थ्रू बेचेगा। जैसे अब पहले तो इसको बहुत बड़ी समस्या होगी कि कोई खरीदेगा कैसे, उसके पास उतना वस्तु होना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति मिल भी गया तो क्या करेगा, या तो अनाज से खरीदेगा या फिर गाय भैंस बकरी जो कुछ भी है उससे खरीदेगा। अब मान लीजिए ये क्या खरीदा, अनाज से खरीदता है। किससे खरीदता है, अनाज से अपना घर बेच दिया। मान लीजिए 10 क्विंटल, 15 क्विंटल, 20 क्विंटल अनाज लिया और अपना घर बेच दिया। अब इस अनाज को ये पटना लाएगा, क्या लाएगा, पटना। तो सोच करके देखो कितना इसको संकट का सामना करना पड़ेगा। और पटना ला करके फिर इस अनाज को बेचेगा और तब उससे क्या करेगा, या फिर ऐसे व्यक्ति को खोजेगा जिसको अनाज चाहिए और जिसके पास जमीन हो, घर हो, तब वो करेगा, नहीं तो फिर बेच करके, मतलब बहुत बड़ा संकट है। अब देखो तो क्या करा है यहाँ पे कि इसको लाने में भी बहुत बड़ी समस्या होगी और वस्तु विनिमय प्रणाली में मकान का जो मूल्य उसके गाय के रूप में मिलेगा वह पटना ले जाने में काफ़ी कठिन होगा। अर्थात इस प्रणाली में मूल्य के हस्तांतरण का अभाव होता है, मतलब मूल्य जो है वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता है। ठीक है, आगे हम लोग बच्चों इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे मुद्रा से सहूलियत। अब हम लोग आगे इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि मुद्रा से क्या क्या सहूलियत है, मतलब जब मुद्रा का प्रचलन हुआ, मुद्रा जब सामने आया, मतलब रुपया पैसा जो बोले वो जब बना, तो कैसे जो लेन देन है उसमें बहुत बड़ा सहूलियत हुआ, आराम हुआ, मतलब आसानी हुई। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।